नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर से एक पति को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। अब हाल फिलहाल की जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कहा जाए कि नारी अबला है तो ये कहना मुश्किल है। जिस तरह से एक पति को नीले ड्रम में पैक किया गया काट कर, एक पति को पहाड़ी से धक्का दिया गया, एक पति को किले से धक्का दिया गया, एक पति को काट कर फ्रिज में रखा गया और अब एक पति को हत्या कर कर उसी के घर में बाथरूम में दफना दिया गया और 45 दिनों तक पत्नी उसी बाथरूम में रोजाना नहाती रही और किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि पत्नी ने अपने पति की हत्या कर उसकी लाश घर में दफन की। 45 दिन बाद जब इस हत्याकांड का राज खुला तो लोगों की भीड़ लग गई कि आखिरकार कैसे कमजोर सी दिखने वाली, दुबली पतली सी दिखने वाली, सीधी सादी सी दिखने वाली महिला ने, 2 बच्चों की मां ने शादी के 16 साल बाद अपने पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और फिर अकेले ही उसकी लाश को दफन किया और 45 दिनों तक वो इस बात को छिपाने में कामयाब रही। आगरा की इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। आज हम इस घटना के बारे में सब कुछ आपको तफसील से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सूटकेस में पति की लाश, सीमेंट के ड्रम में लाश, फ्रिज में छिपाई गई लाश और अब आगरा का यह मामला जहां पुलिस के अनुसार एक पत्नी पर आरोप है कि उसने पति की हत्या के बाद शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। कहते हैं कि रिश्ते भरोसे की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब वही भरोसा टूटता है तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी एक और तस्वीर आगरा से सामने आई है। 45 दिनों तक पति के लापता होने का दावा करती रही। पति के सामने जो है पत्नी रोती रही, मतलब पति के गायब होने पर लोगों के सामने रोने का, ढोने का कहें दिखावा करती रही कि मेरा पति पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। जब भी कोई पति का जिक्र छेड़ देता तो वो फूट फूट कर रोती थी कि मेरा पति बेचारा पता नहीं कहाँ होगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अपने कहें हैवानी रूप को या अपने पाप को वो महिला अपने आंसुओं के बीच छिपा लेती थी, लेकिन अब उसका सच सामने आ गया। आगरा में रूबी नाम की महिला ने शादी के 16 साल, सोचिए शादी के 16 साल जिस रिश्ते में गुजर जाए पति पत्नी के तौर पर, उस रिश्ते पर कितना भरोसा हो सकता है। 2 बड़े बच्चे हो जाएं, एक बच्चा 13-14 साल का है, एक बच्चा जो है शायद 8-9 साल का है। 2 बच्चे होने के बाद रूबी ने आखिरकार क्यों अपने पति की बेदर्दी से हत्या की। जिस तरह से रूबी ने अपने पति की हत्या की, सबसे चौंका देने वाली बात है। कल इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। शादी के 16 साल बाद रूबी ने अपने पति सुरेंद्र वर्मा की हत्या कर उसके शव को बाथरूम में दफना दिया। उसके बाद उसके ऊपर टाइल्स की फर्श बनवा दी और पिछले 45 दिनों से वो उसी बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी। वहीं पर नहाती थी, वहीं पर अपने सारे काम धाम करती थी, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि आखिरकार इस बाथरूम के अंदर में ही सुरेंद्र जो लापता है, जिसे ढूंढने का वो ढोंग कर रही है, वो सुरेंद्र इसी घर में कहीं ना कहीं दफन है। 45 दिनों तक पुलिस को, लोगों को, इलाके के लोगों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को, सबको रूबी चकमा देती रही। अब आप इसके चेहरे को देख रहे होंगे, इसका चेहरा कितना मासूम है, कितना भोला सा लगता है। कद भी कोई बहुत लंबी चौड़ी महिला नहीं है, पतली दुबली सी, छोटी का 5-5.5 फुट की कद की हाइट है। फिर भी इसने जिस तरह से लोगों को चकमा दिया, लोग अब हैरान है कि भैया भोला भाला सा दिखने वाला हर चेहरा कहें शरीफ नहीं होता है। कई बार उसके पीछे बहुत ही घिनौनी तस्वीर छुपी होती है। यही यहाँ हुआ। चलिए अब हम आपको पहले पूरा घटनाक्रम बताते हैं, फिर रूबी ने ऐसा क्यों किया वो बताएंगे और फिर आप फैसला कीजिए कि रूबी ने जो किया क्या वो सही है या फिर ये अब हाल फिलहाल के दिनों में एक चलन सा चल बैठा है कि पति अब आसान शिकार बनता जा रहा है, क्योंकि पति भरोसा करता है और जिसके चलते
उस अंधे भरोसे के चलते पति को मारना बेहद आसान हो जाता है। सबसे पहले हम आपको घटना का विस्तार से जानकारी देते। जो ये पूरी घटना है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के आगरा जिले की है। ठीक है, जो सुरेंद्र वर्मा है वो मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है और अभी जो है वो अपनी पत्नी और बच्चे और मां के साथ जो है आगरा में रह रहा था। भरतपुर के रंजीत नगर के रहने वाले राधे श्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। ठीक है, 24 साल पहले वो रिटायर हुए और वो यहां से आगरा आकर बस गए, भरतपुर से आगरा आ गए। सिकंदरा के दहतौरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में उनका अपना घर है। 14 साल पहले उनकी मौत हो गई। उस जो राधे श्याम शर्मा थे उनके 2 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा सुरेंद्र नाम था, इनसे बड़ा बेटा है वो अनिल नाम है। सुरेंद्र वर्मा और अनिल वर्मा। बड़े बेटे अनिल ने ऑटो चालक हैं और वो वायु विहार शाहगंज में रहते हैं, जबकि सुरेंद्र जो है वो भी छोटा मोटा ही काम करता है। सुरेंद्र जो है रेणुका धाम कॉलोनी में रहता है। उसकी शादी को 16 साल हो गए हैं। उसकी पत्नी का नाम है रूबी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और सुरेंद्र वर्मा की भी आपने तस्वीर देखी है। सुरेंद्र और रूबी की 2 बेटियां हैं। एक है 15 साल की प्राची और दूसरी है 9 साल की सिद्धि। वहीं सुरेंद्र की मां जो राधे श्याम शर्मा की पत्नी थी कमला, वो भी उन्हीं के साथ रहती थी। अच्छा, राधे श्याम शर्मा जो कि एक कॉलेज के प्रवक्ता थे, टीचर थे, तो उनकी पेंशन जो है वो कमला जी के नाम पर आती थी, करीब 32 से 33 हजार आती थी। तो इस पेंशन का बंटवारा दोनों भाइयों ने किस तरह से कर रखा था कि चूंकि कमला जो है वो सुरेंद्र वर्मा के साथ रहती थी, तो आधे से ज्यादा जो है हिस्सा पेंशन का सुरेंद्र वर्मा रखता था और 10,000 रुपए बड़े भाई को उस पेंशन से दे दिए जाते थे। ठीक इस तरह से सब कुछ घर परिवार अच्छे से चल रहा था। बड़े भाई अनिल शर्मा ने बताया कि सुरेंद्र और रूबी के बीच में अक्सर अनबन होती थी। उसकी वजह होती थी सुरेंद्र वर्मा जो कि शराब पीता था और शराब पीकर जब आता तब पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। और ये अनबन ऐसा नहीं कि साल 2 साल से थे, बहुत सालों से चली आ रही थी और लोगों के लिए और पड़ोसियों के लिए कहें तो ये एक आम बात हो गई थी कि यार ये तो इनके यहाँ अक्सर का रोज का ड्रामा है। इस तरह से लोग उसके झगड़े को सीरियसली नहीं लेते थे। यही होता था कि पति पत्नी है, अभी झगड़ा हुआ, अभी फिर साथ में मिलजुल के बैठेंगे और बात करेंगे, खेलेंगे खाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इनका झगड़ा चलता रहता था। 18 मई यानी करीब आज से 45 दिन पहले की बात आती है। सुबह 9 से 10 बजे करीब जो है रूबी ने अपने जेठ अनिल के पास फोन किया और कहा कि घर में पुलिस का कोई केस बन गया है, आप आओ, मम्मी और दोनों बच्चों को यहां से ले जाओ। अब अनिल ने उससे पूरी बात पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हड़बड़ाहट में बात कर रही थी। कह रही थी तुम बस आओ, मम्मी और दोनों बिटिया को जो है हमने घर के बाहर दूसरे घर के सामने बिठा रखा है, तुम घर मत आना, उन दोनों को वहीं से लेकर, तीनों को वहीं से लेकर चले जाओ। रूबी ने कहा कि घर आने की जरूरत नहीं है, बस बच्चों को बाहर से लेके जाओ। अब अनिल भी लगा कुछ गड़बड़ मामला है, क्योंकि जो सुरेंद्र है वो कई बार ऊट पटांग काम भी करता था। तो शायद अनिल को लगा कि यार बच्चियां हैं, अब बच्ची एक 15 साल की बच्ची है, बड़ी बच्ची हो रही, ऐसा हो सकता है कि जो माँ है वो अपनी बच्चियों को पुलिस से थोड़ा सा वो कि कहीं पुलिस वाले बदतमीजी ना करें, मारे पीटे ना, इसलिए उनको हटाने की कोशिश कर रही है। तो अनिल जाते हैं और दोनों बच्चों को और माँ को जो लेकर वो वापस अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, जहां शाहगंज में ये रहते थे। इस दौरान जो है जब वो घर पहुंचते हैं तभी रूबी फिर से फोन आया। तब उसने कहा कि सुरेंद्र जो है वो जबरदस्ती घर में घुसा, ताला खुलवाकर मुझसे पैसा लिए, 5,000 रुपए ले लिए हैं और मुझसे लड़ाई कर कर कहीं चले गए। मतलब अभी सुरेंद्र बच्चों और मां को लेकर पहुंचा भी नहीं था, तभी दूसरा फोन रूबी की तरफ से अनिल को जाता है और ये फोन में बताती है कि जो सुरेंद्र है उन्होंने हमें मारा पीटा और जो हमने घर में छुपा के पैसे रखे थे करीब 5,000 रुपए, वो पैसे ले गए और कहीं चले गए। जब उनके बारे में पता चल जाएगा तो हम फिर से फोन करके बताएंगे और वहां पर आ जाएंगे, ये रूबी ने कहा। अच्छा, अनिल भी अपने भाई को जानते थे कि नशा पत्ती करता है, आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता है और कई बार इस तरह की चीजें भी होती थी कि 2-2 3-3 दिन तक वो गायब हो जाता था, कुछ पता नहीं चलता।
तो अनिल को लगा कि शायद हो सकता हो कि इस बार भी ऐसा ही हो, तो उन्होंने इस बात को इतना जोर नहीं दिया कि 2-3 दिन बाद आ ही जाएगा वापस। अनिल ने बताया कि 19 मई की शाम रूबी ने मुझे फिर फोन किया और कहा कि यहां मैं अकेले हूं, सुरेन का कुछ पता नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं, मां नहीं, और मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे भी बच्चों के पास आना है, तो आ जाओ और हमको भी अपने साथ लेकर चले आओ। तो 19 मई को दोबारा जो है जो बड़ा भाई अनिल था वो आगरा पहुंचा और रूबी को लेकर अपने जो राजस्थान भरतपुर वाला जो मूल गांव था वहां लेकर चला गया। रूबी और उसके दोनों बच्चे लगभग 7-8 दिन तक वहीं बड़े बड़े जेठ के घर पे रहे। 7-8 दिनों तक सुरेन का कुछ पता नहीं चला। इस दौरान जब भी रूबी से पति के बारे में पूछा जाए, कहाँ गया पता, कुछ बताया है, फोन वोन आया, तो बस रूबी रोने लगती कि हमारी तो किस्मत फूट गई, बताओ ऐसा पति मिला है, और ढोंग करने लगती कि हमको अफसोस हो रहा है लेकिन नशेड़ी है, पता नहीं कहाँ पे पड़े होंगे, कहाँ है, अपनी चिंता नहीं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। एकदम दिखाती कि हाँ उसको अपने पति की चिंता है, कहाँ गायब हो गया, इस तरह से वो एकदम ढोंग रखती। जब 26 तारीख हो गई तब भी कुछ पता न चलने पर सुरेंद्र और पत्नी जो है, सुरेंद्र ने कहा कि भाई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने चाहिए, क्योंकि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिन हो जाएं, मतलब 18 तारीख से वो गया है और 26 तारीख हो रही है, 8 दिन हो रहे हैं, अभी तक नहीं आया, तो कुछ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। लिहाजा 26 तारीख को रूबी और सुरेंद्र जो है थाने पहुंचते हैं यहाँ आगरा के। यहाँ पर आकर जो है सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रूबी लगातार घर वालों और पड़ोसियों से बात करती है, तो बस यही बताती कि 18 तारीख को आए, पैसा हमसे छीने और चले गए, फिर कहाँ गए कुछ पता नहीं। अब पुलिस के पास जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर देती है। अब सुरेंद्र जो है, चूंकि बच्चे वहीं पर थे इसके रूबी के राजस्थान के भरतपुर में, जो भाई था वो यहाँ चला आया कि भाई पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, तो फिर यहाँ रहना जरूरी है। हाँ, अब पुलिस जो है जांच पड़ताल करना शुरू करती है। अब ये भी था कि भाई पत्नी है, उससे पूछताछ करना जरूरी है। लिहाजा जो अनिल ने रूबी को भी यहाँ आगरा बुला लिया कि यहाँ आ जाओ भाई, बार बार पुलिस पूछताछ करने आती है और हमको कहना पड़ता है कि अभी रूबी यहाँ है नहीं, तो पुलिस वाले गुस्साते हैं कि तुम लोग ढूंढना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो फिर यहीं आ जाओ। अब जब रूबी यहाँ आ गई, पुलिस ने रूबी से पूछताछ की कब क्या कैसे हुआ, पुलिस ने वही कहानी उनके सामने सुनाई। इस दौरान जो है पुलिस जो है आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए देखते हैं, तो रूबी भी उनके साथ रहती है। और इस दौरान जो है रूबी की आंखों के आंसू बंद नहीं होते, मतलब फुल रूबी इस तरह से दिखाती है कि उसे अपने पति की बहुत चिंता है और वो अपने पति से, भले ही नशेड़ी हो, उसे मारता पीटता हो, लेकिन वो अपने पति से प्यार बहुत करती थी, इस तरह सबको लग रहा था। अब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ नहीं मिला, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, तो यही कहते थे इनका यहाँ रोज झगड़ा होता था, वो जब भी नशे में आता तो कभी कहीं चला जाता, कभी 2-3 दिन बाद आता, कब कहीं पड़ा होता, पता नहीं कहाँ सर गया। तो किसी ने भी इस बात पर रूबी के ऊपर शक नहीं किया कि यार क्या रूबी भी कुछ कर सकती, किसी को शक नहीं हुआ अभी तक। तो इस दौरान जो है जो पेंशन का पैसा आता था, सुरेंद्र की मां कमला का जो पैसा आता था पेंशन का, जून महीने की जो पेंशन का पैसा, मई महीने का जो पैसा जून में आया, जो पैसा 10,000 रुपए अनिल को देना होता था, रूबी ने इस बार जून महीने में वो पैसा नहीं दिया। अब अनिल ने जो है रूबी से पूछा तुमने पैसा क्यों नहीं दिया, तो हर बार पैसा तो आता था, तो इसने झूठ बोल दिया कि नहीं इस बार पेंशन का पैसा लेट आएगा, आया नहीं या लेट आएगा, इस तरह से बोल दिया। अच्छा, चूंकि माँ जो थी वो अनिल के घर पर ही थी, अनिल ने माँ से पूछा होगा कि भाई पैसा ऐसा आया था कि नहीं। अच्छा, पेंशन निकालने के लिए माँ को लेके जाना पड़ता होगा, तो माँ ने कहा हाँ पैसा तो आया, तो निकालवाया तो था। अब इस बात को लेकर अनिल और रूबी के बीच में झगड़ा हुआ कि तुमने पैसा आया, तुमने बताया क्यों नहीं। तो बोले नहीं यार इस बार घर में काम वाम था, तो इसकी वजह से खर्चा ज्यादा हुआ। 32,000 पेंशन आ रही, 32 के 32,000 तुमने खर्चा कर दिए। तो अनिल पूछने लगा कहाँ खर्चा की, तो ये कुछ गोलमोल बात बताए। इस दौरान जो है फिर वही यही रोने लगे कि मेरा पति चला गया और तुमको पैसे पड़ी है ये ठिकाना। इस बात से कि बार बार ये जानबूझकर हर जब भी कुछ होता है, छोटी बात होती है, रोना शुरू कर देती। इससे जो है अनिल को कुछ शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है।
इस पर अनिल ने उससे कहा कि ऐसा है, अगर कुछ बात है तुम्हारे दिल में, कुछ हुआ है, कुछ तुमको लग रहा है, खटपट है, तो तुम हमें बताओ और हम तुम्हारे साथ हैं, हम हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम्हारे बच्चे हैं, उनको भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर तुमको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई तुम्हारे मन में बात चल रही तो हमें बताओ। तो इस तरह से बात बोले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, इस दौरान जो कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तो पुलिस, चूंकि सुरेंद्र जो है कई बार आपराधिक घटनाओं में भी शामिल था। 2017 में सुरेंद्र के खिलाफ एक ट्रक चोरी का मामला दर्ज हुआ था। बुधवार को पुलिस जो है इसी मामले में रूबी के घर जो है सुरेंद्र के बारे में जानकारी करने पहुंचती है। अब जब वहां पहुंचती है तो सुरेंद्र के बारे में पुलिस पूछताछ करती। अच्छा, जो पत्नी ने लापता होने, यानी रूबी ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, वहां थाने की पुलिस अलग थी, ये जो पुलिस थी अलग थी, ये थोड़ा अलग लिहाज से बात कर रहे थे। इससे रूबी थोड़ा सा घबरा गई। इस दौरान जो पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने रूबी की फोटो खींच ली। इससे रूबी थोड़ा सा घबरा गई, घर की फोटो खींची। रूबी को लगा किसी ने हमारे जो भेद था वो जान लिया है और उसने पुलिस को शिकायत कर दी। अब रूबी को उस दिन पूरे बुधवार को जब पुलिस पहुंची थी, तब रूबी को 2 दिन तक नींद ना आई कि अब क्या होगा, हमें लगता है भेद खुल गया। इसके बाद शुक्रवार को इसने अपने जेठ अनिल को फोन किया, फोन कर घर बुलाया कि जो सुरेंद्र हैं वो मिल गए हैं, वो घर पर हैं, आ जाओ। सुरेंद्र घर पर है, अनिल छोटे भाई के इतने दिनों बाद मिल गया वापस। वो हैरान है कि अचानक से कहां से मिल गया। तो वो वापस आता है, आगरा आता है, घर आता है, कहते कहाँ है सुरेंद्र, तो कहती है बाथरूम में है। अब बड़ा भाई बाथरूम में जाता है, देखता है तो वहां कुछ नहीं, वहां तो ऐसे ही सब जैसे दीवार है वैसे ही। तो बोला यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ये रोने लगती है, फूट कर रोती है। अब इस पर एक बार फिर से जो अनिल थे, बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि रो नहीं, क्या बात है हमको बताओ, हम हर सुख या दुख जो भी चीज है, जो भी समस्या, अब हम तुम्हारे साथ हैं। तुमको एक तरीके से कहें भरोसे में इसको लिया। अब जैसे ही अनिल ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि बाथरूम में ही है, लेकिन बाथरूम के जमीन के नीचे, बाथरूम की जमीन के नीचे। ये बात सुनते ही अनिल के तो होश उड़ गए। अनिल ने कहा क्या तुमने सुरेंद्र को मार डाला? तो उसने कहा हाँ, हमने मार डाला और सुरेंद्र की लाश को बाथरूम के नीचे दफना दिया। अनिल के तो होश उड़ गए, ये क्या हो गया भैया, एक सीधी सादी दिखने वाली महिला ने ये कर दिया। और अनिल ने जो है इस बात की जानकारी चुपके से पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची। और ये आप वीडियो देख रहे होंगे जिसमें घर के बाथरूम के फर्श को तोड़ा गया, फिर वहां से सुरेंद्र की लाश को बरामद किया गया। इस दौरान जो है सुरेंद्र के भाई ने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था, इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार मैं किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए इनके माँ के जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके बाद। हाँ, आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई बात नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बता रही? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आज अरेस्ट कर लिया। ये बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं बताया। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको जमीन में डाल दिया। अब जब
अनिल ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि ऐसा सा हुआ है और उसकी लाश जो है, जिसे हमने अपने भाई के लापता होने की जो सूचना दर्ज कराई थी पुलिस में, वो हमारे भाई की लाश उसी के घर में उसके बाथरूम के फर्श के नीचे दबी है। पुलिस टीम तुरंत मोहल्ले में पहुंचती है, भारी पुलिस फोर्स पहुंचती है। आस पड़ोस के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अचानक इतनी पुलिस फोर्स क्यों आई। सब मोहल्ले के लोग बाहर जुट जाते हैं। इस दौरान पुलिस सबसे पहले रूबी को अपनी हिरासत में लेती है। अब बाथरूम की फर्श जो टाइल्स लगे हुए थे, उन टाइल्स को तोड़ा जाता है, आप वीडियो में देखोगे। और फिर उस टाइल्स के तोड़ने के बाद उस मिट्टी को हटाया जाता है। वहां से फिर एक कंकाल बरामद होता है, आदमी का कंकाल, जिसे देखकर जब जो कंकाल मिलता है तो जो लोग मिट्टी खोद रहे थे डर के मारे वो बाहर आ जाते, समझ लो। एक वीडियो है, पूरा वीडियो हम नहीं दिखा रहे क्योंकि उसमें वो लाश दिखती है सड़ी गली सी, और इतनी तेज बदबू एकदम से आती है, सब हैरान होते हैं। अब ये आप एक चॉकलेट का डिब्बा देख रहे होंगे ना, लाश की क्योंकि सिर्फ हड्डियां मिली, तो उसके पास से जो जो चीजें मिली थी उन सबको उस डिब्बे में पैक किया गया और पुलिस फॉरेंसिक टीम के लिए ले गई। जैसे ही पूरे इलाके में ये खबर फैली कि एक पत्नी ने, जो रूबी रहती थी, उसने अपने पति की हत्या की और फिर उसकी लाश को बाथरूम में गाड़ दिया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई हो गया, अरे भगवान, ये छोटी सी औरत दिखने वाली 5-5.5 फुट की, इसने अपने इतने हट्टे कट्टे आदमी को कैसे मारा, कैसे गाड़ा। हर कोई चर्चा इस बात की थी कि आखिर इसने किया कैसे हो गए, और किसी को भनक नहीं लगी। आप घर देखोगे, सब घर एक दूसरे से सटे हुए, न चीखने की आवाज, न चिल्लाने की आवाज। कैसे इसने पूरा काम तमाम कर दिया और कैसे गड्ढा खोदा, पति को गाड़ा और फिर फर्श तक बनवा दी, और किसी को भनक नहीं लगी। और मजदूर मिस्त्री तक आए, उन्होंने काम करके वो चले गए, उनको भी इस बारे में नहीं पता चला कि आखिरकार जहां वो फर्श बना रहे हैं उस मिट्टी के नीचे कौन दबा पड़ा है। अब पुलिस जो है रूबी को हिरासत में लेकर जाती है, पूछताछ शुरू करती है। इस दौरान जो पड़ोसी थे उनका क्या हैरान कर देने वाला बयान था वो सुनो। जो पड़ोस में लोग रहते थे उन्होंने क्या कहा वो सुनो, फिर हम आगे रूबी ने क्या बताया, कैसे उसने हत्या की, वो हम आपको बताते हैं। क्या नाम? मेरा नाम गौरव दीक्षित है। गौरव जी, क्या हुआ है? सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार वार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था। और आदमी की जो कंडीशन थी, वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुना पहले डिलीवरी हुआ था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1-1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर, और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया। उसने आगे कोई काम नहीं करता था। केवल ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था। मगर जब मैं अपनी गली में जब आया, मेरा घर भी यहीं गली में ही है, तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। पलस्तर वलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर बरामद हुई है पत्नी को अरेस्ट किया और बॉडी बरामद हुई है। माफ करना, कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया, नेट ही चला गया यार। आ गया। हेलो, हेलो हेलो हेलो, कनेक्ट हुआ कि नहीं? पुलिस ने जब इसकी लाश को बरामद कर लिया, माफ करना एंकर हमारा आ नहीं रहा है, चेहरा हम वापस लाते हैं। हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। पुलिस ने लाश बरामद कर ली, जो रूबी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह था कि आखिरकार रूबी ने हत्या क्यों की। जो इसने अपने जेठ यानी अनिल को जो बात बताई थी, उसने अलग अलग कहानी सबको एक तरीके से बताई थी। अनिल को इसने ये बताया था कि दरअसल जो सुरेंद्र है उसने खुद ही अपने साथ कुछ कर लिया
अब चूंकि घर में लाश थी तो हमको डर लगा, हमको लगा सबको शक होगा कि पत्नी ने मारा, लिहाजा फिर जो है इस डर के मारे जो है मैंने उसको बाथरूम में ले गई, गड्ढा खोदा और वहां पर फिर मैंने इसकी लाश को दफना दिया। तो इस तरह से पत्नी कहा, इस तरह किया। बहरहाल पुलिस आती है, लाश बरामद हो चुकी थी। अब इसके बाद पुलिस इसको हिरासत में लेकर थाने ले जाती है। थाने में जो है इसके साथ पुलिस पूछताछ शुरू करती है। जब पूछताछ शुरू करती तो बार बार ये बयान अपने बदलती है। कभी ये कहती कि इसने ही खाने में नींद की गोली मिलाई, फिर फंदे से इसे का गला कसा और फिर इसकी लाश को जाकर दफना दिया। कभी कहती कि इसने ही अपने साथ कुछ उल्टा सीधा कर लिया जिससे इसकी मौत हो गई थी और फिर मैंने घबरा कर जो है इसकी लाश को दफना दिया। अब मेन जो चीज है वो ये है, अभी तक जो सामने आ रहा है पुलिस की जांच में ये है कि दरअसल 18 तारीख को या उससे पहले जो ये रूबी थी, इसने बताया कि वो अपने पति से पूरी तरीके से शादी जो हुई, रूबी कोई इटावा की रहने वाली थी, कोई बहुत ही सक्षम परिवार की थी नहीं। इसके घर वाले गरीब थे। उन्होंने सुरेन के साथ इस वजह से शादी कर दी क्योंकि सुरेन के पिता की सरकारी नौकरी थी और पेंशन आती थी। अच्छा, उस वक्त जब शादी हुई तब देखने रखने में भी सुरेन ठीक ठाक लगता था। घर वालों को लगा चलो लड़का अभी भले ही पक्की जॉब नहीं हो लेकिन धीरे धीरे कमाने लगेगा, उधर पेंशन पिता की तो आती है तो घर गृहस्थी में कोई दिक्कत नहीं होगी। शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद से ही कुछ सालों बाद ही सुरेन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। कहते हैं रूबी ने बताया कि सुरेन जो है नशे पत्ती का आदी था, ऊपर से कोई भी काम ढंग से नहीं करता, यानी किसी काम को इसने लगकर किया ही नहीं। कभी ये नौकरी करता, कभी वो नौकरी करता, कभी कुछ। अब सोचो 2017 में इसके ऊपर एक ट्रक लूट का मामला दर्ज था जिसकी जांच करने पुलिस रहती, तो ये लूटपाट का काम भी करता था। एक तरीके से रूबी का कहें कि भले ही शादी के 16 साल हो चुके हों लेकिन इसके बावजूद भी रूबी कभी खुश नहीं रही। भले वो किसी तरह से इस शादीशुदा जिंदगी को चला रही थी, 2 बच्चे हो गए, फिर भी उसको एक पल भी खुशी नसीब नहीं हुई। जब भी शराब पीकर आता अपनी मनमानी करता सुरेन, उसके मानो तब तो ठीक, नहीं मानो तो जूते लात खाओ, यानी बुरी तरीके से मारता पीटता था। अब इस बातों से जो है अब या इस प्रताड़ना से रूबी कहें ऊब चुकी थी। अब उसने ठान लिया था कि अब और वो नहीं सहेगी, अब वो ऐसा सुरेन का पक्का इलाज करेगी कि दोबारा सुरेन उसको किसी भी लिहाज से परेशान ना कर सके। लिहाजा जो रूबी थी उसने सोच लिया था कि अब उसे करना क्या है। उसने ठान लिया कि अब उसे हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। अच्छा, सुरेन जो है बताते हैं कि वो नींद की गोलियां लेता था, अब नशे के तौर पर मान लीजिए, या फिर उसे चूंकि शराब वराब इतना पीता था, ऊट पटांग काम करता था, जिसकी वजह से जो है उसे नींद नहीं आती थी, इसलिए उन नींद की गोलियों का वो सेवन करता था। अब पूरी प्लानिंग के तहत रूबी ने पहले प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपनी सास और दोनों बच्चों को घर से दूर किया। इसके लिए चूंकि पूरा मोहल्ला और भाई खुद अनिल जो जानते थे कि उसका जो छोटा भाई है वो ऊट पटांग की हरकत करता है, चोरी चमारी करता है, तो हो सकता है कि पुलिस उसके घर आए। लिहाजा 18 तारीख को रूबी ने बड़े भाई जेठ को फोन किया और कहा कि पुलिस हमारे घर आई है, लगता है इन्होंने कुछ किया है, तो माँ और दोनों बिटिया जो हैं वो घर के बाहर, हमने पड़ोसी घर के बाहर बिठा रखा है, तुम आओ और इनको लेकर चले जाओ। घर मत आना, नहीं तो पुलिस आएगी तो तुम भी फंस जाओगे और फिर पुलिस तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगी। अच्छा, अब पुलिस से हर कोई बचना चाहता है, तो अनिल ने यही किया। वो चुपचाप आया, माँ और दोनों बच्चियों को लेकर जो है वो चला गया। उसे लगा कि भाई रूबी है, घर में रूबी और पति रहेगा तो पुलिस उन्हीं से पूछताछ करके चली जाएगी। बच्चियों को बचाना चाह रही होगी, बच्चियों को और बूढ़ी माँ को परेशान करे पुलिस, इसलिए वो लेकर चला गया। अगले ही दिन बताते हैं, जैसे ही जब ये अपने घर पहुंचा बड़ा भाई दोनों बच्चों को लेकर, रूबी ने इधर से दोबारा फोन किया कि सुरेन जो है मेरे से फिर से मारपीट करके 5,000 रुपए लेकर मेरे साथ चला गया और पता नहीं कहां गए हैं, कुछ बताया नहीं। अगले दिन रूबी फिर फोन करती है जेठ जी को कि जेठ जी ऐसा है, अब दोनों बच्चियां और माँ वहां हैं, हमारा यहां मन नहीं लग रहा है और हम भी वहां आ जाते हैं। तो वो भी आ गई। अब 6-7 दिन रुके गए, 26 तारीख हो गई, लेकिन सुरेन का कहीं कुछ पता नहीं चला। अनिल इस दौरान परेशान कि आखिरकार गए कहाँ। जिसके बाद बताते हैं कि
वो जब अपनी बच्चियों के पास गई 2-3 दिन रुकने के बाद फिर वापस आ गई यहाँ पर, और यहीं पर रुकने लगी कि शायद अगर यहाँ वापस आएंगे, ये कह के आई कि अगर वहाँ कोई नहीं मिलेगा तो शायद कहो और पति जी जो हैं वो गुस्सा आ जाएं तो और फिर मारा पीटी करेंगे। ऐसा करती हूँ कि मैं वहाँ चली जाती हूँ, आप लोग अपना यहाँ रहो, अभी जब तक मामला जब तक उनका कुछ पता नहीं चल जाता। 26 तारीख हो जाती है। 26 को जो रूबी थी वो खुद पुलिस थाने जाती है बड़े जेठ के साथ, और इस बात की शिकायत दर्ज कराती है कि उनके पति गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है, लापता होने की शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन जो सुरेंद्र है उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। अब कहते हैं कि हत्या कैसे की। हत्या जब इसने अपनी माँ, सास और दोनों बच्चियों को घर से भेज दिया, तब कहते हैं चूंकि नींद की गोलियां सुरेंद्र लेता था, तो रूबी ने क्या किया, घर में खीर बनाई और उस खीर में जो है उसने करीब 18 से 20 नींद की गोलियां मिला दी, और जैसे ही सुरेंद्र ने उन नींद की गोलियों वाली खीर को खाया वो बेहोश हो गया, बेहोश का गहरी नींद में डूब गया। इसके बाद बताते हैं कि रूबी ने, अब कुछ लोग कहते हैं उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर उसे मारा, या अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई नहीं, या फिर यह माना जा रहा है कि उसने गला कस दिया। गला तब तक दबाए रखा जब तक कि सुरेंद्र की मौत नहीं हो गई। सुरेंद्र की मौत के बाद इसने अपने जेठ को फोन किया, यह कहानी बनाई कि सुरेंद्र जो है मुझसे पैसा लेकर कहीं चला गया। इस दौरान ये पूरी रात वहीं रुकी। इसने बाथरूम में जो है करीब 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदा, 3 से 4 फीट का, और चूंकि बाथरूम लंबे में है, उसी गड्ढे में सुरेंद्र की लाश को दबा दिया और अच्छे से एकदम मिट्टी भर दिया। मिट्टी भरने के बाद अगले दिन जो है, जब उसने पूरा लाश को ठिकाने लगा दिया, अगले दिन जो है ये अपने जेठ के पास फोन करती है कि ऐसा है, वो है नहीं, अकेले हम यहाँ हैं, हमारा मन नहीं लग रहा बच्चों को, ना हमको लेके आओ। यहाँ लाश ठिकाने लगा चुकी थी, भाई को बता चुकी थी कि भाई तुम्हारा भैया पता नहीं कहाँ गया। वहां जाती है, 6-7 दिन रुकती है। 26 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि वो लापता है, मिल नहीं रहा है। ठीक है, पुलिस खोजबीन शुरू करती है। इस दौरान यह हुआ कि बार बार पुलिस पूछताछ करने आ सकती है, तो ये रूबी जो है यहीं पर आकर अपने घर पर रहो। अब यहां पर आती है, पुलिस पूछताछ करने आती है तो यही बताती है पता नहीं कहां गए, और अक्सर चले जाते थे लेकिन वापस आ जाते थे। इस दौरान किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि रूबी ने अपने 1-2 जो मजदूर मिस्त्री को बुलाकर अपने बाथरूम की जो है वो फर्श टाइल से पक्की करवा ली। जो बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा आता था जो रूबी निकालती थी, वो पेंशन का पैसा जो है उसी फर्श को बनाने में खर्च होगा। अब आप समझिएगा वो कहानी जो पेंशन को लेकर बड़े भाई और इसकी बहू के बीच में झगड़ा हुआ था। क्योंकि अब मजदूरों की मजदूरी देनी होती है, टाइल्स है, सीमेंट है, इन सबका पैसा लगता है, तो इसके पैसे उसमें खर्च हुए थे। अब ये बता तो सकती भी नहीं कि किस में पैसा खर्चा हुए। अच्छा, किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि छोटी सी जगह है। सुबह मजदूर वगैरह आए और शाम तक में वो टाइल्स पूरी फर्श तैयार हो गई और वो चले गए। यानी 18 तारीख को उसने मारा, 19 तारीख को वो अपने जेठ के घर जाती है बच्चों के पास, 26 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है लापता होने की, और उसके बाद ये यहाँ आ जाती है। इस दौरान अपना फर्श बनवाती है और वहीं अकेले रहकर उसी बाथरूम में रोज नहाने जाती थी। जो नित्य क्रियाएं रोज बाथरूम में की जाती हैं वो करती थी, और उसी बाथरूम की फर्श के नीचे उसका पति की लाश दबी हुई थी। और बताओ, इसको डर तक नहीं लगता है, इतनी निर्भीक होकर काम करती। इस दौरान मोहल्ले में निकलती, मोहल्ले का कोई भी आदमी जिक्र कर देता कि बेटिया तुम्हारा पति का कुछ पता चला, तो ये फूट फूट कर रोने लगती कि पता नहीं कहाँ चले गए, हम बताओ, हमसे झगड़ा वगड़ा करते थे, अरे झगड़ा करते थे वापस आ जाते थे, इस बार पता नहीं कहाँ चले गए, क्या। इस तरह से खूब ड्रामा करती। कोई भी कुछ भी बोलता ये सबसे पहले रोना शुरू कर। सबको लगता है यार चल भले ही झगड़ा करते हैं लेकिन ये अपने पति को मानती जरूर है, तभी इसको इस बात का दुख है। 45 दिन, सोचिए, आज 4 तारीख हो गई, 4 जुलाई, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब ये शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार के दिन जो है, जब बुधवार को एक पुराने मामले में, चोरी के मामले में जो पुलिस है इसके घर वेरिफिकेशन करने पहुंची, सुरेंद्र के वेरिफिकेशन के 2017 में कोई ट्रक चोरी का मामला था जिसमें सुरेंद्र का नाम था। उस मामले में जो है पता नहीं कैसे पुलिस जांच करने इसके घर पहुंचती है।
अचानक से जब ये पुलिस को देखती, क्योंकि इस दौरान जो पुलिस वाले खोजबीन कर रहे थे उन्होंने भी मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब पुलिस आना जाना बंद हो चुकी थी। सबको लग चुका था कि नशे वशे में पता नहीं कहीं गिरा गया होगा, मर गया होगा किसी गाड़ी के नीचे। तो सब मान चुके थे कि अब वो वापस नहीं आने वाला है, और सब अब इस बात के बारे में पूछना भी छोड़ चुके थे, क्योंकि सबको लगता था कि जब इससे बेचारी से पूछो बेचारी को तकलीफ होती, लिहाजा लोगों ने इस बारे में बात करना भी कहें बंद कर दिया था। लेकिन अचानक से जब बुधवार को पुलिस यहाँ पहुंची, पूछा सुरेन कहाँ है, तो यह हड़बड़ा गई सुरेन अचानक से। और इस दौरान जो है इसने कहा पता नहीं, वो तो 18 तारीख से लापता है। तो जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने इसकी फोटो खींची, घर की फोटो खींची, घर के अंदर जाके जांच पड़ताल करने लगे। इसको लगा कि अब हमारा भेद खुल गया, लगता है किसी ने जो है हमारे बारे में बता दिया है। अब ये घबरा गई। अब इसको लगा कि अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएगा तो इसकी दोनों बेटियों का क्या होगा, कौन रखेगा, कौन संभालेगा। अब इसको इन सब चीज़ों की चिंता होने लगी कि अब तो फंस गए, बुरा फंस गए। बुधवार की रात तो जैसे तैसे ही काटी, गुरुवार भी काटा। अब इसको रहा ना जाए, लिहाजा इसने फिर अपने जेठ को फ़ोन किया। जेठ को फ़ोन किया और फ़ोन पर ही ये रोने लगी। जेठ ने कहा क्या हुआ बताओ। तो इसने बताया, रोने लगी और कहने लगी कुछ नहीं, यही है, गोल बोल बातें करने लगी। तो उन्होंने जब इसको भरोसे में लेके, तुम हमको सच बताओ क्या दिक्कत है, तुम्हारी जो भी मदद हम कर सकते हैं भाई मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो, अच्छा है बुरा है जो भी चीज़ है हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो मदद जब बात कहते हैं तो ये बोलते हैं ऐसा है कि वो सुरेंद्र आ गए, घर आ जाओ, आपने बड़े भाई का बयान सुना। तो कहा अच्छा ठीक है। अगले ही सुबह जो है वो यहाँ आ जाता है, वहाँ आता है, घर आता है। तो पूछा है कहाँ है भाई सुरेंद्र, तो बोले बाथरूम में है। अब वो कहते हैं, वो जाता है तो देखता है बाथरूम में तो दोनों तरफ दीवारें और नीचे फर्श। तो वो कहता है कहाँ है, यहाँ तो नहीं है। तो बोले नहीं है, यहीं है, फर्श के नीचे है। बड़ा भाई सुनता हक्का बक्का, ये क्या कह रहे हो फर्श के नीचे, मतलब कहते हमने उनको मार डाला और फर्श बनवाई। जो आप पूछ रहे थे ना कि इस महीने हमको पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए, तो उस पेंशन के पैसे ये फर्श बनवाने में खर्चे हुए थे। अनिल जैसे तैसे तो अपना भैया बाहर निकलते हैं, तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है कि ऐसा ऐसा ये बता रही है। पुलिस आती है, हिरासत में लेती है, फर्श तोड़ती है और वाकई में सुरेंद्र की लाश उस फर्श से बरामद होती है। इसके बाद तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। इस मामले में पुलिस ने, जब ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ, पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रूबी ने जिस तरह से घटना के बारे में बताया, इलाके के लोगों को पता चला तो हर कोई हैरान है कि आखिरकार एक महिला कैसे ये सब कर सकती कि गड्ढा खोदे, गड्ढे में जाकर फिर इसकी लाश को घसीट कर लेकर जाए, उस वहां बाथरूम में जाए, वहां पर उसको दफना। इस मामले में जहां पुलिस ने ये रूबी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी भी पुलिस ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रूबी की बातों को मान लिया, क्योंकि बार बार रूबी अपना बयान जो बदल रही है। कभी कहती है कि फांसी लगा के मारा, कभी कहती है नींद की गोली देख के मारा, कभी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं घबरा गई, इस वजह से मैंने इस बात की हत्या कर दी। वहीं जिस तरह से पूरा हत्याकांड है, आप रूबी की कदकाठी देखोगे, आपको कहें जो उसका पति है उसकी, सुरेंद्र की कदकाठी, पुलिस ये यकीन नहीं कर पा रही कि अकेले ही रूबी ने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरी बात, पुलिस को ये बात खटक रही, अचानक से ही रूबी ने क्यों अपने पति की हत्या की साजिश रची। अब पुलिस जो है अभी इसे रूबी से पूछताछ कर ही रही है। पुलिस कहना है कि हाँ, हालांकि पुलिस को शक है कि इस घटना में कोई और भी शामिल हो सकता है, यानी पुलिस अभी रूबी की कहानी पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रही। पुलिस को लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई हो सकता है जो रूबी का साथ देने वाला हो। एक अकेला व्यक्ति इस पूरी घटना को अंजाम दे पाए, वो भी एक महिला, ये बड़ी मुश्किल की बात है कि पहले
हत्या करना सबसे बड़ी बात, हत्या कर दी, चलो ठीक है, मान लिया, नींद की गोली दिला दी, उसके बाद गला कसकर हत्या कर दी। फिर बाथरूम में जाके गड्ढा खोदना एक पूरे आदमी को दबाने के लिए, ठीक, और उसको इस तरह से दबा देना कि जो मिस्त्री काम करने आए उनको इसकी भनक ना लग जाए कि ये मिट्टी के नीचे कुछ है। तो ये बड़ी ताजुब की बात है। ऐसे में इस वजह से ही पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद कोई ऐसा शख्स है जिसको जो ये है रूबी बचाने की कोशिश कर रही, या फिर कोई और शख्स है जो इस पूरे वारदात में शामिल है, लेकिन रूबी अभी खुलकर पूरी बात बता नहीं रही। लिहाजा अभी भी पुलिस जो है जांच कर रही। दूसरी बात, पुलिस जो है जो डेड बॉडी बरामद हुई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। क्या, चूंकि अब तो कंकाल मिला है, शरीर में चोट के निशान थे कि नहीं है, किसी हड्डी टूटने का कोई निशान मिलता है कि नहीं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या निकल कर आता है ये पुलिस के लिए कहना है कि बड़ा अहम है। कहते हैं कि पुलिस की जांच में यह पता चला कि सुरेंद्र शर्मा की हत्या के बाद रूबी ने शव को जिस बाथरूम में दफनाया था, रोजाना उस बाथरूम को वो इस्तेमाल कर रही थी। एक महिला जहां पर लाश किसी की हो और वहां पर वो बेखौफ होकर बाथरूम जा रही है, नहा रही है, सारे कपड़े लत्ते वहीं धो रही है, और बिल्कुल भी पिछले 45 दिनों से वो ये काम कर रही। एक रत्ती भी उसके चेहरे में डर या शिकन नहीं लगी कि यार यहाँ हम ये सब कर रहे हैं, कहीं कुछ आदमी को अपने आप में डर होता है कि यहाँ पर एक लाश गड़ी है। आस पड़ोस के किसी को भी बिल्कुल भी उसके चेहरे से, हाव भाव से एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही। तो पुलिस को लग रहा है कि इतना एकदम परफेक्ट प्लान इसने कैसे कर लिया। वहीं सुरेंद्र के बारे में जब भी कोई पूछता तो ये नाटक करती। पुलिस ने गहनता से मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र को जो अभी तक जानकारी है कि नींद की गोलियां चूंकि वो खाता था, उन्हीं नींद की गोलियों को उसने, जो रूबी है उसे ये था कि ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, उसी नींद की गोलियों को उसने अपना हथियार बनाया। खाना बनाया, चूंकि अब 16 साल की शादी हो चुके थे, सुरेंद्र भले ही मारता पीटता हो, लेकिन सुरेंद्र को इस बात का वो नहीं था कि रूबी कभी उसकी हत्या कर सकती है, क्योंकि 2 बच्चों का बाप था। तो सुरेंद्र कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जो रूबी है वो उसको मारने के बारे में सोच रही है। भले ही वो रूबी को मारता पीटता हो, लेकिन सुरेंद्र को कभी इस बात का नहीं था कि ये हमारे साथ कुछ गलत कर सकती। लिहाजा 18 तारीख को रूबी ने खाना बनाया या खीर बनाई, उसमें मिलाकर ये गोलियां जब दी तो उसने खा लिया। खाने के बाद उसे नींद आई, और नींद के बाद ही जो है रूबी ने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। रूबी का कहना है कि उसने आंगन में गला कसकर उसकी हत्या की। अभी देखिए ये भी बड़ा डाउट है, कभी कहती है कि गला कसकर मारा, कभी कहती है कि किसी चीज से वार करके उसकी हत्या की। इसके बाद जो है वो आंगन से उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम के अंदर ले जाती है, यहाँ पर गड्ढा खोदती है, और गड्ढा खोदकर 4 से 5 फीट का गड्ढा जिसमें आदमी का शरीर पूरी तरीके से दब जाए उतना गड्ढा खोदती है, और फिर उस गड्ढे को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दबा देती है मिट्टी। अच्छा ये भी है कि जब वो मिस्त्रियों को बुला के लाती है कि भाई यहाँ पर फर्श बनाना है, मिस्त्री काम करता है, लेबर काम करता है, लेकिन उनको भी नहीं अंदाजा होता कि जिस मिट्टी के ऊपर वो फर्श बना रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, उसके नीचे कुछ है। तो यानी बड़े ही अच्छी तरीके से उसने सुरेंद्र की लाश को दफनाया था कि उन मिस्त्री तक को नहीं पता चला। 2 से 3 फीट का ही गड्ढा पुलिस का कहना है कि खोदा गया था। ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि अकेले ये कर पाई, ये बड़े ताजुब की बात है। वहीं रूबी के बारे में जब ये पूरे घटना का खुलासा हुआ, रूबी को पुलिस पहले पकड़ कर लेके गई, फिर उसको घर वापस लेके आई। तो आप देखोगे एक वीडियो जिसमें रूबी आगे आ रही, पीछे पीछे पुलिस पूरा फोर्स है। तो मोहल्ले के लोग ये देखने के लिए भीड़ लगी हुई थी कि आखिरकार रूबी है कौन जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रूबी के बारे में जानकर पड़ोसी हैरान है, लेकिन रूबी की इस बात से लोग भी सहमत हैं कि जो उसका पति था वो शराब पीता था और अक्सर जो है अपनी पत्नी रूबी को पीटता था। पड़ोसियों ने बताया कि पति जो है ये डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन वो भी छोड़ दिया था। रूबी बेचारी जो है घर पर कपड़े सिलकर जो है अपना खर्च चलाती थी, और ऊपर से जो ससुर की जो पेंशन आती थी सास के पास, उस पेंशन के और इसके पैसे से, दोनों के पैसे से मिलाकर जो है अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलते थे।
ऊपर से सुरेंद्र का हाल ये था, कभी नौकरी कर रहा है, कभी नहीं नौकरी करता है, और आए दिन ऊपर से रूबी से वो पैसे लेता था कि ला हमको पैसा दे, शराब दे, नहीं देती थी तो पीटता था। अक्सर इस तरह की चीजें होती थी। और अब हम आते हैं कि जिस तरह से हत्याकांड को रूबी ने अंजाम दिया। देखिए, रूबी ने उन चीजों को हथियार बनाया जो उसके साथ अक्सर होती थी। एक चीज, उसने अपने भाई को जब माँ और बच्चों को भेजना था तो जेठ जी को जो उसने फोन किया कि ये किया कि पुलिस आई है, लगता है सुरेंद्र ने कुछ किया है। तो सुरेंद्र अक्सर कांड करता रहता था और कई बार पुलिस आती रहती थी। अनिल ने उस बात को मान लिया कि हाँ कुछ होगा, अच्छा ये बच्चों को बचाने की कोशिश करे कि बच्चों को कहीं मारे पीटे ना, सास को कहीं कुछ ना कहें, गाली गलौज करेंगे, अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने बच्चों को बचा रही। चलो, जेठ जी माँ और बच्चों को लेकर चले गए। ठीक। दूसरी चीज, उसने पति जेठ को दोबारा फोन किया कि ये हमको आए और आज फिर हमको बहुत मारा और हमसे पैसे 5,000 रुपये हम छुपा के रखे थे, पैसे छीन कर लेकर चला गया शराब पीने। ये भी अक्सर वो करता था। पड़ोस के लोग कहते हैं कि चूंकि वो कमाता नहीं था, ये कपड़े सिलाई का काम करती थी और पेंशन का पैसा भी इसके पास होता था, तो वो अक्सर पैसों को लेकर जो है इसको मारता पीटता था, और जब भी आता इससे पैसे छीन कर जो है वो चला जाता था। आस पड़ोस के लोगों ने भी ये चीज देख रखी थी। जब इसने ये बताया कि उस दिन आए थे, हमको मारा पीटा, पैसा लेके चले गए, तो लोगों ने इस बात को भी मान लिया कि हाँ ऐसा तो होता था अक्सर, तो ये भी बात सही है। तो उन्हीं चीजों को इसने आधार बनाया। तीसरी चीज, सुरेंद्र नींद की गोली लेता था, उन्हीं नींद की गोली को हथियार बनाया और उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग सेट की। यानी रूबी ने बड़ी ही सोची समझी साजिश के तहत पूरा काम किया और उसका प्लान इतना परफेक्ट था कि 45 दिन यानी 1.5 महीने गुजर गए और किसी को उसके ऊपर एक बार रत्ती भर शक नहीं हुआ। वो तो ये अगर जो बुधवार को जो इसके यहाँ पुलिस टीम आई एक पुराने मामले में सुरेंद्र की जांच करने के लिए, अगर ये घबराती नहीं तो इसका भेद शायद खुलता भी नहीं। जब वो पुलिस की टीम आई एक चोरी के मामले में जांच करने के लिए जिसमें इसका सुरेंद्र का नाम था, तो सुरेंद्र के बारे में जब पूछते हैं तब इसे लगा कि अचानक से पुलिस कैसे आ गई। अभी तक तो अब पुलिस सब मामला ठंडा पड़ गया, कोई पूछ नहीं रहा था, तो अचानक से पुलिस आई तो इसको लगा ये अब चूंकि एक आम आदमी कुछ भी हो, चाहे जितनी बड़ी शातिर अपराध हो, उसके लिए ये पहला ये अपराध था। और खाकी को देखकर, खाकी वर्दी को देखकर अभी भी जो आम आदमी नॉर्मल आदमी उसके अंदर अगर कुछ है उसने गलत किया है तो वो घबरा जरूर जाता है। यही हाल हुआ। इसने जब पुलिस को देखा तो वो घबरा गई। इसको लगा यार कहीं मेरे पति के बारे में पूछ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको मेरे पति के ऊपर मेरे ऊपर शक हो गया है कि इसने ही कुछ किया, इसीलिए मेरे पति से मेरे बारे में पूछ रहे हैं, जबकि पूरे मोहल्ले को पता है कि मेरा पति लापता है। अब जब पूछते हैं तो ये बताती पता नहीं ऐसा ऐसा, पर इनको शक होता है तो कहते लाओ हम घर की पहले चेक करेंगे एक बार। अच्छा, इन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि इसका पति लापता है। उन्हें लगा कि ये बहाने बना रही है कि पति गायब है। अक्सर जब पुलिस इसी तरह की छानबीन करने जाती है किसी घर पे, तो जो अगर कोई अपराधी होता है तो घर वाले उसको झूठ बोल देते, नहीं घर पर नहीं है, वो तो भाग गया ऐसा ऐसा, और पता चले घर के अंदर ही छुपा होता है। तो ये पुलिस वाले घर के अंदर चले जाते हैं, वहाँ छानबीन करते हैं, वहाँ चेक करते हैं, वहाँ फोटो लेते हैं, इसकी फोटो लेते, तो इससे लगने लगा कि अब तो भैया हमारा भेद खुल गया। इसी डर के मारे इसने इसको जब ये हो गया कि अब हम पकड़े जाएंगे तो इसको डर सताने लगा अपनी बच्चियों को कि यार अगर हम पति तो मर ही गया, अगर अब हम भी जेल चले जाएंगे तो हमारी बच्चियों को कौन देख पाए। तो अब बच्चियों की चिंता के चलते इसको लगा कि किसी ऐसे आदमी को हम अगर अपने भरोसे में ले लें कि अगर हम जेल जाएं तो वो हमारी बच्चियों को ध्यान रखे। तो फिर इसने अपने जेठ को फोन किया। जेठ ने भी वादा किया कि हम भाई तुम्हारा साथ देंगे। तो इसको लगा कि अगर हम पकड़े भी गए तो जेठ जो है कम से कम हमारी बच्चियों का ध्यान रख लेंगे। इसीलिए उसने जेठ को अपने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ और तुम्हारे जो भाई हैं जो हमको बहुत मारते थे उनको हमने बाथरूम में फर्श के नीचे गाड़ दिया। भाई भी सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। अब पुलिस जो है रूबी को गिरफ्तार कर चुकी है, उससे जांच पड़ताल जारी है। क्या रूबी के साथ कोई और भी था या नहीं, ये इस बात की जांच जारी है। वहीं जो रूबी बता रही है कि जिस तरीके से उसने नींद की गोली मिलाई फिर गला घोंटकर हत्या की, क्या उसी तरह से हत्या की, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगा। और भी कई पहलू हैं, अभी उनकी जांच बाकी है और पुलिस कहना है कि जल्द ही हम पूरे मामले का खुलासा विस्तार से बताएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करेगी तब पता चलेगा कि आखिर कैसे कैसे क्या घटना रहा है। लेकिन अभी तक शुरुआती जांच में जो पूरा घटनाक्रम है वो यही है कि पति जो है
वो शादी के बाद से ही रूबी अपने पति से खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पति की आदतें ठीक नहीं थी। नशा पत्ती, चोरी करना, ये तमाम गलत हरकतें वो करता था, जिसके चलते भले ही धीरे धीरे साल गुजर रहे थे, लेकिन रूबी के दिल में अपने पति के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। 2 बच्चियां थी, दोनों बच्चियां बढ़ती जा रही थी। वो मेहनत करके किसी तरह से पैसा कमाती कि अपने बच्चों के काम आएगा, लेकिन ये शराब का लती पति आता, मारता पीटता, इससे पैसे लेकर चला जाता। अब धीरे धीरे कहें रूबी के दिल में नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि अब काम तमाम कर दे। यहीं पर पुलिस को बात खटक रही कि अचानक 16 साल से जो औरत ये सब देख रही थी, आखिरकार अचानक से उसके मन में ऐसा क्या आया कि उसने इस हत्या की साजिश रच दी। पुलिस को लग रहा है कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसने, जब कहते हैं ना कि आदमी परेशान हो तो कोई आदमी कंधा दे दे कि हाँ भाई ठीक है, तुम अपना दर्द हमको बताओ, तो कोई ऐसा तो नहीं जिसके साथ जो है हाल फिलहाल में रूबी की नज़दीकियां बढ़ गईं या बातचीत होने लगी, और फिर दोनों ने मिलकर, रूबी को लगा होगा कि जब एक हमारे पास अच्छा साथी है तो हम क्यों उससे बातचीत करें। ये हम देखिए कल्पना कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन संभावना यही है कि पुलिस ये ढूंढ रही है क्या कोई ऐसा शख्स था जिसने रूबी को ये करने के लिए बढ़ावा दिया कि हाँ अब तुम अपने पति का जो कहें जुल्म मत सहो और उसको खत्म करो, फिर हम लोग अपना खुशहाल जिंदगी बताएंगे। अभी देखो ये सच है कि नहीं ये तो जांच के बाद ही आएगा, लेकिन इस खबर ने पूरे आगरा को हिला के रख दिया। और ध्यान देखिए, एक के बाद एक जिस तरह से इस घटनाएं आ रही, चाहे सोनम रघुवंशी वाला मामला देखिए, चाहे अभी सिया अग्रवाल वाला मामला देखिए जिसने अपने पति को हनीमून के बहाने किले पर लेकर वहाँ से फेंक दिया। सोनम रघुवंशी देखो कहाँ हनीमून के लिए नॉर्थ ईस्ट गई थी, वहाँ से पहाड़ी से फेंक दिया। जो मुस्कान, मेरठ की मुस्कान, जिसने अपने पति की टुकड़े टुकड़े कर प्रेमी की मदद से उसे नीले ड्रम में भर दिया था। तो लगातार इस तरह घटनाएं आ रही हैं जिसने अक्सर प्रेमी होता है, तो पुलिस वही देख रही कहीं इस एंगल में भी कोई प्रेमी तो नहीं है, या फिर एक महिला, एक पत्नी अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए अब वो पति के जुल्म से ऊब चुकी थी, इसलिए उसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब देखते हैं पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है। बहरहाल अभी तो यही पूरा सच सामने आया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जो रूबी ने किया, आप उससे सहमत है? क्या इतने सालों से जो रूबी जुल्म सह रही थी, आखिरकार उसकी इंतहा हुई और रूबी ने हमेशा के लिए सुरेन के जुल्मों से मुक्ति पाने के लिए उसे यही रास्ता सही लगा और उसने ये अपना लिया? या फिर आपको भी लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई और है, अकेले रूबी सुरेन की हत्या करे, उसकी लाश को ठिकाने लगाए और इतनी सफाई से ठिकाने लगाए कि किसी को पता न चल पाए? वो संभव नहीं है, इसमें कोई और भी शामिल है। आपको अगर लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाएं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने मुन्नीलाल मुंडा जी ने, नितिन जी ने और राजकुमार जी ने हमें आर्थिक मदद की है, आप भी हमें मदद कर सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही इस मदद के साथ आप अपना मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें जो आपको चौंका देंगी, जो आपको दिखाएंगी कि आजकल का जमाना कितना बदल गया। शादी के 16 साल बाद क्या आप अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो आपके साथ क्या करे? यहां पर तो यही था, शादी के 16 साल बाद रूबी ने अपने पति को मार डाला। बहुत खतरनाक जमाना है, सावधान रहें, सतर्क रहें, तभी आप बच पाएंगे। नमस्कार।